Okay, so students, in the previous slide we have discussed about the metabolism and growth. So now we're going to discuss about the consciousness. So you can say कि consciousness is defining property of living organism and how. So you can say consciousness is the awareness of the surroundings. राइट फॉर एग्जाम्पल यू रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. अगर आगे से गाड़ी आ रही है एंड आप सडनली उसको देख के हट जा रहे हो तो दैट is known as your consciousness, how much conscious you are to the external environment. सो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को हम बायोलॉजिकल केमिकल और फिजिकल में डिवाइड कर सकते हैं एंड द स्टिमुलाई वी परसीव बाय अ सेंस ऑर्गन इन द हायर एनिमल्स. यू कैन से कि हमारे जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन है वो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कि हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या सुन रहा है, हमें क्या स्मेल कर रहे हैं, टेस्ट कैसा है. सो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, यू नो वेरी वेल, ईयर, nose, eyes, tongue and skin, where you can respond to various external stimuli. So plant do not have such sense organ, you can say, and they don't even respond to the external factors such as but आप कह सकते हो कि इस तरह के जो सेंसेस हैं उनके प्रति प्लांट एक्ट नहीं करते, लेकिन वो फिर भी रिस्पॉन्स शो करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के. कह सकते हो आप लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पोल्यूटेंट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म. क्लियर. आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से फोटो पीरियड्स के दौरान प्लांट रिस्पॉन्ड करता है लाइट के प्रति. फोटो आप कह सकते हो फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, इजंट इट. तो ये क्या है? ये प्लांट की मूवमेंट है टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, है ना. आप देख सकते हो सूरजमुखी, सूरज अगर उदय हो रहा है तो उसका फेस उस तरफ होता है. धीरे धीरे आप देखोगे कि जब सन सेट होता है तो सनफ्लावर की डायरेक्शन किस तरफ होती है. तो ये एक कॉन्शियसनेस है. ऑल ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हो फ्रॉम प्रोकैरियोट टू द एडवांस मोर कॉम्प्लेक्स यू कैन आर एबल टू सेंस, दे कैन रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. सो ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हो कि ऑल्सो हैंडल्स वेरियस केमिकल्स विच एंटर्स इन टू देयर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल दे हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस you can say to the self, and consciousness is, you can say, by this property is a defining property of living organism, right. तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. अगर कोई कोमा पेशेंट है, ठीक है, उसके पास आप देखोगे काफ़ी तरह की मशीन्स लगाई जाती हैं जो उसके डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, उसके सेल्फ कॉन्शियसनेस को या कॉन्शियसनेस को, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है. तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर एब्सेंट होती हैं, लेकिन उसमें जो मशीन्स उसके साथ अटैच की गई हैं वो उसको वेरियस फंक्शंस करा रही हैं. तो आप कह सकते हो कि ऐसा पर्सन आ जाता है नॉर्मल लाइफ में, मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं. एंड इस तरह के पेशेंट को, जो कोमा पेशेंट है, आप लिविंग भी नहीं कह सकते, नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, एंड इवन यू कांट से दे आर डेड, राइट. सो दिस इज व्हाट अबाउट द कॉन्शियसनेस वेयर यू कैन रिस्पॉन्ड टू योर एनवायरमेंट, राइट. ओके, द नेक्स्ट वन यू कैन से कि यहाँ पर डिफरेंट अदर प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन किया गया है, बट बहुत कम ध्यान दिया गया उस चीज़ के ऊपर. जैसे आप कह सकते हो कि एनर्जी. तो लिविंग बींग कॉन्स्टेंटली जो है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उनकी. यू कैन से कि दे कैन नॉट परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ विदाउट एनर्जी, है ना बेटा. सो लिविंग बींग रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस देयर बॉडी एक्टिविटी and also to overcome the randomness. So sources of this energy is food, and the food is required by every cell, right. And next is the homeostasis. Homeostasis अगर हम कहें कि जनरली होम्योस्टैसिस जो है वो ईच सेल में प्रेजेंट होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो वो कहना गलत नहीं होगा. You can say कि favorable internal environment which is suited for the functioning of body organ is present in each living being, right. So changes in the external environment do not have much impact on the internal environment as living beings have self-regulated system to adjust and maintain their internal environment. अपने बॉडी के अंदर का टेम्परेचर या मेटाबॉलिज्म या इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करना सेल का काम है, एंड दिस इज नोन एज होम्योस्टैसिस. ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आपको. अब आपको पता है कि लिविंग बींग्स जो है हम बाई पेरेंटल हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर टू डिफरेंट पेरेंट्स से गैमेट आते हैं, तो हमारे अंदर वेरिएशंस भी होती हैं, राइट. वेरिएशन होने के कारण
we evolve with the time, so evolution is taking on, right? And organism जो living beings हैं, they are, you can say, considered to be best adapted to the environment. ठीक है, एनवायरनमेंट के हम अडेप्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे हम जिस सराउंडिंग है उसमें सीजनल चेंजेस आते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं, तो उसके प्रति हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं. सो वी आर लाइक यू कैन से जो डिफरेंट हमारे एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसके प्रति हम रिएक्ट करते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते हैं. तो दैट्स ऑल अबाउट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी, bio means life, diversity means wild variety of living organism differing in their morphology, size, color, anatomy, habitat, habits are living together, and this is contributing to the biodiversity, right? Each different kind of plant, each different kind of animal, microorganism, they have a different species, right? So you can say currently there are some 1.7 to 1.8 million living organism that science has. मतलब अभी तक हमें इतने ऑर्गेनिज्म, जो मिलियन ऑर्गेनिज्म 1.7 to 1.8, अब तक हम जानते हैं इन ऑर्गेनिज्म के बारे में. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये डेटा दिया गया है 1.7 to 1.8 contribute to the biodiversity, right? Different kinds of plant, different kinds of animal, different kinds of bacteria, viruses, they're known to us, right? और अभी तो बहुत बाकी है इसको देखने के लिए. So you can say कि out of these 1.25 million are animals and the plant number is about 0.5 million. The single group of insect however outnumber of plants and other animals. मतलब insect सबसे ज़्यादा है. तो इतनी सारी हमारी बायोडाइवर्सिटी है ना, इतनी सारी बायोलॉजिकल वेल्थ है जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्लियर? अब जनरली आप देख सकते हो कि हमारे जो पास्ट ऑर्गेनिज्म है, दे हैव देयर इम्प्रेशंस रिमेन ऑन द रॉक्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स. तो हमने जो अब तक हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे, हमारे एंसेस्टर थे, उनके बारे में हमें कैसे पता लगता है? वी स्टडी अबाउट द फॉसिल्स, इजंट इट? तो उनके इम्प्रेशन होते हैं पहाड़ों पर, पेड़ों पर, गुफाओं में, तो उनको हम डिफरेंट तरीके से स्टडी करते हैं एंड दे आर नोन टू बी एज फॉसिल्स. सो द टर्म माइक्रोफॉसिल, you can say they are the impressions and remains of microorganism as well as various larger organisms. So it is believed that extinct जो species है, ठीक है, so it is believed that extinct species may outnumber the living one by 50 to 100 times. तो with such a large number of living and extinct organism, it is essential to have a proper universal system to name them. इतनी जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटेंट हो चुकी हैं, इतनी स्पीशीज़ अभी नोन है, इतनी स्पीशीज़ हैं हो सकता है फ्यूचर में नोन हो. तो इन सबको हम कह सकते हैं एक स्टैंडर्डाइज नाम दिया जाए, है ना. सो देर इज़ अ नीड ऑफ स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक पर्टिकुलर नाम दिया जाए. आप अमेरिका चले जाओ, आप अफ्रीका चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप यूरोप चले जाओ, आप रशिया चले जाओ, वो ऑर्गेनिज्म उसी नाम से जाना जाए. दिस इज नोन एज नॉमेनक्लेचर. सो ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली. ये तभी पॉसिबल है जब हम उस ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिफाइन करें, करेक्टली उसको डिस्क्राइब करें. सो वी नो व्हाट ऑर्गेनिज्म नेम अटैच टू. दिस इज, अब सबसे पहली बात, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं उससे पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना होता है ना. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई देम, we have to name them, we have to classify them. Clear? So we have to deal with certain concepts. हम कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी में हम बेसिकली इनके साथ डील करें तो सबसे पहली बात हमारे में टर्मिनोलॉजी में आती है सिस्टमैटिक्स. क्या आता है? सिस्टमैटिक्स. सो सिस्टमैटिक्स यू कैन से द टर्म इंटरचेंजेबली यूज्ड विद द टैक्सोनॉमी. क्लियर बेटा? टैक्सोनॉमी हम जनरली उसको कैसे डिफाइन करेंगे? Taxonomy is nothing but the system, you can say the science that deals with the diversity of organism.
एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. सो सिस्टमैटिक्स को अगर आप डिफाइन करते हो तो सिस्टमैटिक इज द साइंस दैट डील्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स between them with the other organism. Clear? So taxonomy, it is a branch of study that deals with their procedure of identification, nomenclature and classification of the organism. ठीक है बेटा, सिस्टमैटिक आपको समझ में आया कि ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है हमारे यहाँ, डाइवर्सिटी है, उनके बीच की जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उनकी एनाटॉमी है, उनकी डेवलपमेंट है, कैसे हुई, तो ये सारी जो स्टडीज़ हैं उनको हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स. और टैक्सोनॉमी में क्या आएगा हमारा, जो डिफरेंट हमारे प्रोसीजर यूज़ हो रहे हैं आइडेंटिफिकेशन में, ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए, उसको कैसे क्लासीफाई करें, उस पूरी फील्ड को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी. ठीक है. अब क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फॉर एग्जांपल आप किसी प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे हो, राइट, तो उसको आप अगर प्लांट की कैटेगरी के अंदर देखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा स्टडी करने के लिए. ये नहीं कि कहीं से भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हो, उसको ढूंढे जा रहे हो, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट. सो वी हैव टू कैरेक्टराइज दिस ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर किंगडम, according to their species name, according to their genus name. So classification is the arrangement of organism into their category, into the groups on the basis of their similarity and the differences. उनमें क्या similarity है, उनमें क्या differences है, उसके according organism को classify हम करते हैं. Then nomenclature के बारे में मैंने आपको बताया था कि nomenclature में हमें क्यों ज़रूरी nomenclature, क्योंकि बेसिकली उसको आप डिफरेंट अगर एक नाम दे रहे हो तो ऑल ओवर वर्ल्ड वो इजीली उस नाम से रिकग्नाइज़ किया जा सके, है ना. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा नॉमेनक्लेचर है उसके अंदर कुछ साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं ऑर्गेनिज्म के, और उस साइंटिफिक नेम के अंदर जेनेरिक नेम होता है एंड स्पेसिफिक एपिथेट होता है. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. क्या बोलते हैं? बायनोमियल nomenclature. It has two different components in the scientific name. One is generic name, one is the specific epithet. Clear beta? So this system of naming was given by Carolus Linnaeus. He was a biologist known for this work all over the world. ठीक है, एंड इसमें उन्होंने बताया था कि एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक नेम होता है. जेनेरिक नेम जो होता है, हर एक यू कैन से कि साइंटिफिक वर्ड के अंदर दो नाम होते हैं, वन इज़ जेनेरिक, अदर इज़ स्पेसिफिक. जेनेरिक नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, आप सभी को पता भी होगा, 9th में आपने पढ़ा था. मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका. अब यहाँ देखोगे कि मैंने एम तो बड़ा लिखा लेकिन आई छोटा लिखा. मैंगीफेरा, दिस इज जेनेरिक नेम एंड इंडिका इज अ स्पेसिफिक एपिथेट. सो जेनेरिक नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक नेम स्टार्ट्स ऑलवेज विद द स्मॉल लेटर एंड दे शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली. तो ये डिफरेंट रूल्स हैं जिनको हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसको हम कैसे लिखें. ठीक है बेटा, ओके. सो यू कैन से कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम नाम देते हैं तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं. क्या करते हैं? आइडेंटिफाई, है ना. सो आइडेंटिफाई बेसिकली क्या हम कहेंगे कि जो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है, इट इज़ फाइंडिंग द करेक्ट नेम. कहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म मिला, उसका क्या नाम है, सो फर्दर उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन. क्लियर. सो बेसिकली हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट क्लासेस में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है बेटा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस फीचर्स एंड यू कैन से कि डिफरेंट बायोलॉजिकल्स जो हमारे नेम हैं उनके डिफरेंट रूल्स क्या हैं, उनको हम दोबारा से रिमराइज करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ.